नमस्कार, आदाब। आज के इस पॉडकास्ट या प्रोग्राम जो भी आप हैं, उसमें हम बात करना चाहते हैं कि ये आखिर क्यों ईरान को टारगेट किया जा रहा है? आखिर क्यों ईरान से लड़ाई? आखिर क्यों ईरान के ऊपर इतने सैंक्शंस और इतना रिजीम चेंज की बात करी जा रही है? ईरान ने तो कभी अमेरिका पे जाके अटैक नहीं किया या किसी आसपास के देश के ऊपर भी अटैक नहीं किया, लेकिन फिर भी ये हो रहा है। तो आखिर क्या है? उसकी क्या वजह है? ये क्यों हानिया को मारा गया? हानिया के मार इस्माइल हानिया जो कि हमस के पॉलिटिकल लीडर थे, उनकी हत्या के मतलब ये है कि युद्ध। अब ये तेहरान के अंदर उनकी हत्या हुई ऐसे समय में कि जबकि वो उनके ऑनर्ड गेस्ट थे, आए थे वहां पे। जो नए प्रेसिडेंट बने हैं उनके जो शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए। ऐसे इसके मतलब ये है कि ईरान रिस्पॉन्ड करेगा। ईरान जब रिस्पॉन्स करेगा तो फिर सीरिया इसराइल उससे बड़ा रिस्पॉन्स करेगा और ये शुरू। तो देखना ये है कि ये क्या ये प्लान जो था वॉशिंगटन में बना था? अप्रूवल प्लान तो काफी पुराना होगा, इसलिए कि ये लोग जो थे इसराइली से इस्माइल हानिया को काफी दिनों से ट्रैक कर रहे थे। ये ट्रैक इस तरह से हो रहे थे कि इनके पास आईफोन था, आईफोन के माध्यम से इनको वो ढूंढने में सफल थे। क्या आईफोन में ये था कि पेगासस इनका जो इंटेलिजेंस वाला जो सिस्टम है जिससे ये वॉच करते हैं सबको, उसमें लगा हुआ था। क्या जो इनको आईफोन प्रोवाइड किया गया था उसमें पहले ही से था? कहाँ से आया, कैसे हुआ, ये तो बहुत मुश्किल है पता चलना। लेकिन ये है कि ये सीआईए मुसाद ऑपरेशन था, बगैर अमेरिका की मदद के संभव नहीं था। इंटेलिजेंस इनपुट दोनों की थी, ये कहा जा रहा है। और इसका ग्रीन सिग्नल इनको अमेरिका में मिला, जहां पे वो नेतन्याहू गए थे पिछले कुछ दिनों के लिए। अब ये देखना है कि ये जो है किस प्रकार का युद्ध होगा। ठीक है, ईरान के अंदर तो ग्राउंड फोर्सेस जाएंगी नहीं, ना अमेरिका की, ना इसराइल की, ना किसी दूसरे देश की। यूरोप में के जो सहयोगी देश हैं अमेरिका के, उनके ट्रुप्स अंदर इंटर नहीं कर सकते। ये सबक उन्हीं ने इराक में सीख लिया, अफगानिस्तान में भी सीख लिया। तो ऐसे में उनकी जो नीति होगी वो इतनी यही होगी कि एयर बॉम्बिंग इतनी कर दो, शॉक एंड हो, इतनी ज्यादा बॉम्बिंग करो कि सारा उनका इंफ्रास्ट्रक्चर ध्वस्त हो जाए। रेजिडेंशियल एरियाज के पे भी टारगेट करो, और वो शॉक एंड ओ जैसे इराक में हुआ था, उनके मिलिट्री टारगेट, इकोनॉमिक असेट्स, फिर उसके जो भी हैं, जितने भी हैं उनके सेंटर, उन सब के ऊपर करो, ध्वस्त कर दो बिल्कुल। और ईरान की जो ग्राउंड फोर्सेस जहां जहां हैं उनको वहीं के ऊपर बॉम्ब इतनी करो कि वो निकल ही ना पाए। इस तरह की प्लानिंग जैसे इराक में की थी, लगता है कि उसी तरह की प्लानिंग यहाँ पे भी होगी। फर्क इतना है कि वहां ग्राउंड फ्लोर अंदर गए थे, उन्हीं ने खुद अपना कब्जा किया था। यहाँ वो संभव नहीं। अच्छा, दूसरी तरफ ये भी है कि ये जो है ईरान जो है ना, फिर उसके बाद ये सोच रहे हैं कि इतनी बॉम्बिंग होगी तो वहां पे जो अपोजिशन ग्रुप है उसकी अपराइजिंग हो जाएगी और रिजीम बदल जाएगी, जो इनकी बहुत पुरानी तमन्ना है कि रिजीम को बदलना, रिजीम चेंज ईरान का करना है। अब ये देखना है कि क्या इसमें कामयाबी मिलेगी, ये अभी हम बाद में बात करेंगे। लेकिन ये है कि यूएस और उसके कितने एलाई ज्वाइन करते हैं, ये भी समय आने पे पता चलेगा। ये महज एक सिनेरियो है, प्लान है, जिसके बारे में बहुत से लोग बात कर रहे हैं। पॉसिबल यही है। अब देखना ये है कि
बाइडेन जो है कि बगैर अप्रूवल के इजराइल अटैक नहीं कर सकता। अगर अटैक होता है तो इसका मतलब ये है कि बाइडेन ने उसको अप्रूवल दिया। बाइडेन स्वयं अपने को क्रिश्चियन जायनिस्ट कहते हैं। ये बहुत बड़ा ग्रुप है वहां के ऊपर। और बाइडेन हमेशा से प्रो इजराइल रहे हैं, जूइश लॉबी के साथ जुड़े रहे हैं। इनका कमिटमेंट और अमेरिका का कमिटमेंट इजराइल के लिए, सिक्योरिटी के लिए आयरन क्लैड कहा जाता है। तो उसमें कोई कमी नहीं होगी, पूरा हर तरह से उसको पूरी सुरक्षा प्रदान की जाएगी। इसलिए कहा जाता है कि इजराइल के साथ अमेरिकन भी लड़ेंगे। यही नहीं बल्कि जो टॉप ऑफिशियल्स हैं अमेरिका के अंदर, स्टेट डिपार्टमेंट में या पेंटागन में, वो भी ज्यादातर जो है जायनिस्ट है या उनसे जुड़े हुए हैं, उनके साथ है सपोर्ट। मिडिल लेवल के भी ऑफिशियल्स उनके साथ है, नंबर ऑफ ऑफिशियल्स, मैं नाम नहीं लेना चाहता। वो इजराइल की पूरी तरह मदद करते हैं, चाहे जैक सुलिवन हो या एंथोनी ब्लिंकन हो, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, ये लोग सब कोई उसी के साथ, इजराइल के साथ है और रह भी नहीं सकता कोई बगैर उसकी मदद के लिए। इसलिए कि जूइश लॉबी का इतना स्ट्रांग होल्ड है स्टेट डिपार्टमेंट और पेंटागन पे, उसके बगैर कोई सर्वाइव नहीं कर सकता वहां पे। अब ये देखना है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि क्यों ईरान को ये टारगेट करते हैं दिनों से, इतने दिनों से सैंक्शंस लगाने, रिगरस सैंक्शन, कि वो बिल्कुल क्रिपल हो जाए रिजीम। उसके क्या कारण है, क्यों ईरान में रिजीम चेंज की इतनी ज्यादा बात करते हैं? अफगानिस्तान में किया रिजीम चेंज, इराक में किया रिजीम चेंज, दोनों जगह कामयाबी। अब इनका कहना है कि जब तक ईरान में रिजीम चेंज नहीं होगा तब तक वो इराक और अफगानिस्तान पे अपनी स्ट्रांग होल्ड नहीं बना सकते, अपने को जमा नहीं सकते। इसलिए ईरान, फिर ये भी है कि ईरान के अंदर पहली बात तो ये कि बेपनाह बड़ा ऑयल गैस रिजर्व्स है। तीसरे नंबर पे ऑयल पाया जाता है उस क्षेत्र में। फिर उसके बाद गैस का जो है सेकंड बिगेस्ट ऑयल गैस जो है वो ईरान में पाई जाती है। फिर उसके अलावा और बहुत से मिनरल्स हैं जो वहाँ पे पाई जाती है ईरान के अंदर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है अमेरिकन इंडस्ट्री के लिए। फिर एक चीज और है, इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन। ईरान जो है ये, इसके बॉर्डर जो है एक तरफ पाकिस्तान से मिलते हैं, दूसरी तरफ अफगानिस्तान से मिलते हैं, फिर इराक से मिलते हैं, फिर उसके बाद टर्की से मिलते हैं, अजरबैजान से मिलते हैं, अर्मीनिया से मिलते हैं और कई सेंट्रल एशियन रिपब्लिक से मिलते हैं। ये सेंट्रल एशियन रिपब्लिक जो है ये और इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि वहां भी तेल, गैस और दूसरे मिनरल्स पाए जाते हैं। और सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स जो है वो लैंड लॉक्ड है, उनका सी भी लैंड लॉक्ड है। तो एक ही जरिया है वहां पहुंचने का, वहां से जो है ये खनिज पदार्थ बाहर निकालने का, ईरान या रशिया के जरिए हो सकता है। रशिया जा नहीं सकते तो इसलिए, तो इस वजह से बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है ईरान। इसके अलावा एक और कारण भी है ईरान के लिए कि ईरान जो है वो खुल के अमेरिकन पॉलिसी और इजरायली पॉलिसी जो उस क्षेत्र की है उसका बहिष्कार करता है। किसी सूरत से वो कोई कंप्रोमाइज की बात ही नहीं करता। और वो बल्कि उसका कहना यह है कि ये सारी प्रॉब्लम जो इस क्षेत्र की है इन्हीं दो देशों के कारण है। और इनका, उसका ये भी कहना है कि इनकी कोई प्लेस यहाँ नहीं है। और वो यही नहीं बल्कि वो ये भी कहता है कि सऊदी अरेबिया और दूसरे देशों से कि इनके जो ट्रूप्स हैं यहाँ से हटना चाहिए। और यहाँ के ऊपर जो है इस क्षेत्र की सिक्योरिटी की जो जिम्मेदारी है वो बनती है वहाँ के देशों की, कि हम लोग सब कोई मिल के इसके सिक्योर करें पर्शियन गल्फ को, इंटायर जो खाड़ी का क्षेत्र है उसको। और वो
सऊदी अरेबिया से बार बार उसका कहना यह है इन देशों से कि अपनी आप लोग सिक्योरिटी को सबलेट मत कीजिए बड़ी पावर के पास, इसलिए उससे और इनसिक्योरिटी बढ़ रही है। और दूसरी बात यह कि इसराइल का कोई रोल नहीं है, इसराइल एज ए नेशन को ही नहीं मानते ये लोग, कमाल तो ये है। और फिर उसके अलावा ये भी है कि ईरान का जो इन्फ्लुएंस है वो बहुत तेजी से बढ़ गया है। जितने भी जहां जहां शिया मेजोरिटी है वहां वहां ईरान का इन्फ्लुएंस है, चाहे इराक हो, अजरबैजान हो, या सीरिया में भी उसका बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है। बशर अल असद की कहा जाता है कि रिजीम जो इस वक्त बनी भी है उसके पीछे ईरान का बहुत बड़ा रोल है और रशिया का। तो इस तरीके से ईरान बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर ईरान जो है उसका उसने जो मिलिटेंट ग्रुप्स को सपोर्ट कर रखा है, जो दूसरे एंटी अमेरिकन ग्रुप्स हैं उनको सपोर्ट कर रखा है, जैसे कि हूती यमन के अंदर, फिर उसके अलावा हिजबुल्ला लेबनान के अंदर, फिर उसके अलावा हमस को पैलेस्टाइन के अंदर गाजा में, फिर उसके अलावा मोबिलाइजेशन फोर्स जो है इराक में, जो मलेशियाज हैं उनको, सीरिया के अंदर कई एक ऐसे ग्रुप हैं उनको, उन सबको सपोर्ट कर दिया है जो अमेरिकन और इसराइल के खिलाफ है और मिलके युद्ध करते हैं। ये भी दूसरी तरफ ये कि अमेरिका को ये भी लग रहा है कि उसका इन्फ्लुएंस डिक्लाइन हो रहा है, अमेरिका के खिलाफ पब्लिक ओपिनियन जो है वो इन देशों में, अरब देशों में, बल्कि इस्लामिक देशों में अमेरिका के खिलाफ काफी नजर आ रही है, क्योंकि उसकी जो पॉलिसी है खुल के इसराइल का समर्थन करने की वजह से। तो ये जो प्रोपेगेंडा उसका है ये काफी इफेक्टिव है, खासतौर से अब जबकि गाजा में 9 महीने से युद्ध चल रहा है, आज 300 दिन पूरे हो चुके हैं इस युद्ध में, और इसराइल को अभी तक कोई कामयाबी नहीं मिली है, और इसराइल और अमेरिका के खिलाफ काफी गुस्सा पूरे अरब देश में खासतौर से दिखाई दे रहा है। यही नहीं बल्कि जो अरब रिजीम्स है उनको भी मुश्किल हो रही है अमेरिकन पॉलिसी को प्रमोट करने के लिए। तो इस बीच में ये ईरान जो है इस तरीके से, फिर ईरान एक चीज और भी बार बार कहता है, ब्रिक्स को प्रमोट कर रहा है। ब्रिक्स ये कहती है कि भाई आपस में जो हम लोग ट्रेड करें वो लोकल करेंसीज में करें और डॉलर में नहीं करना चाहिए हमको ट्रेड, डी डॉलराइजेशन की ईरान बात कर रहा है। तो ये सारी चीजें जो है अमेरिका के हित में नहीं जाती, इसलिए अमेरिका का मानना यह कि एक ही तरीका है कि जैसे इराक में सब तहस नहस कर दिया और वहां पे अपना कब्जा कर लिया, अगर ईरान पे हो जाता है, इराक और फिर सीरिया और अफगानिस्तान, इन सब पे अमेरिका का वर्चस्व होगा, और ये सारा क्षेत्र जो है इराक, ईरान, ये इवन सीरिया, यहाँ पे तेल, गैस और बहुत से खनिज पदार्थ पाए जाते हैं जिनकी मैंने कहा कि जिनका बड़ा मार्केट है अमेरिका में, तो उस सब के ऊपर इसका कब्जा। अमेरिका का ये भी मानना है कि 21st सेंचुरी जो है ये अमेरिकन सेंचुरी है और इसका वर्चस्व बना रहना चाहिए, और इस 21st सेंचुरी में वो कोई इमर्ज नहीं होने देंगे जो उनसे कम्पीट कर सके। और ये है कि अपना दूसरी बात यह है कि सुपर पावर बने रहने के लिए जरूरी ये है कि जो रिसोर्सेज है खासतौर से तेल, गैस, इनके ऊपर उसका ग्रेटर कंट्रोल, वो लफ्ज यूज करते हैं, ग्रेटर कंट्रोल बना रहना चाहिए, यानी प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और सेल्स, प्राइसिंग, ये सारी चीजें अमेरिकन ऑयल या वेस्टर्न ऑयल कंपनीज करें, न कि इन देश के लोग करें, गवर्नमेंट्स। तो इस वजह से ये क्षेत्र पे उनका वर्चस्व बना है, और इस क्षेत्र से उनका इराक में उन्हीं ने और अफगानिस्तान में $6 ट्रिलियन खर्चा किए, मगर रिजीम बदली, मगर प्रो अमेरिकन रिजीम ने। इराक में तो डिक चेनी का कहना यह है कि इराक बस फ्लोटिंग ऑन ऑयल, इतना तेल है और गैस है और मिनरल्स है। इसी कारण बस समस्या यह है कि ये देश तो है, इराक हुआ, सऊदी अरेबिया और ये सब, इनके पास ना तो टेक्नोलॉजी कुछ है नहीं, ये बहुत कमजोर देश हैं, ये डिपेंडेंट हैं दूसरी कंट्रीज में तेल निकालने के लिए और सब काम करने के लिए बाहर के वर्कर। लेकिन ईरान ऐसा नहीं, ईरान ने अपना स्वयं सेल्फ रिलायंस की पॉलिसी अडॉप्ट की है,
और वो अपना इंडस्ट्रीज को डेवलप कर रहा है। सब चीज वो वहीं बनाना ही है। कुछ बन रही है, कुछ इम्पोर्ट हो रही है, जो इम्पोर्ट भी हो रही है वो भी कुछ दिनों में उनका प्लान है कि वो खुद बनाएंगे और एक्सपोर्ट करेंगे। तो एक सैंक्शन लगने के बाद भी उसने बहुत यूरोपियन स्टैंडर्ड का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है और एजुकेशन को बहुत स्प्रेड किया है। और फिर उसके अलावा साइंस एंड टेक्नोलॉजी में उसका होता है, न्यूक्लियर साइंसेज में खासतौर से उसका वो है। ये भी कारण है, अमेरिका और इसराइल का कहना है कि ईरान बॉम्ब बना रहा है, इसराइल इसलिए उसके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन को ध्वस्त करना बहुत जरूरी है। अमेरिका का भी ये मानना है। अमेरिका की दूसरी पॉलिसी ये है कि इसराइल की मिलिट्री सुपीरियरिटी उस क्षेत्र में बनी रहनी चाहिए, मगर ईरान ने उसको भी चैलेंज कर रखा है। अब इन सब चीजों में देखना ये है कि ये युद्ध होता हुआ नजर आ रहा है। और इसके चलते भी ये है कि उनका मानना ये है कि कम से कम इतना कर दो कि सब ध्वस्त कर दो ईरान में, ताकि ईरान इंटरनली इन्वॉल्व हो जाए। फिर उसके बाद हुती, हिजबुल्लाह, शिया मलेशियाज और दूसरे जितने हैं उनसे निपटना आसान हो जाएगा। अगर क्या ऐसा संभव है, अब ये समय बताएगा कि इतना मुश्किल है। इसी के ईरान के अंदर नेशनलिज्म बहुत deep है। अगर उसके ऊपर अटैक होता है तो सारी जनता मिल जाती है। हमने देखा जब इराक ने 80 में ईरान के ऊपर अटैक किया था, सबने मिलकर, जबकि उनके पास सेना भी नहीं थी, सेना को डिसॉल्व कर दिया था उन लोगों ने, लेकिन ये कि सबने मिलकर ट्रेनिंग लेके लड़े, 8 साल तक लड़ते रहे, 1 मिलियन लोग मरे, ज्यादातर ईरान थे। और इराक की हार हुई और वो दोबारा से, अब खुद तो वो दोबारा से एक बहुत शक्तिशाली देश के रूप में इमर्ज हो गए, एक बड़ा पावर बन गए इस रीजन में। लेकिन इराक की हालात आज तक बहुत खराब, खासतौर से दाइश यानी ISS के जो वहां पे कब्जा हुआ और बड़े क्षेत्र में इराक और सीरिया ने, उसने बिल्कुल बर्बाद कर दिया। पहले तो अमेरिकन ने किया था वॉर से, फिर उसके बाद दाइश ने जो बचा कुचा था। तो ईरान एक बड़ी शक्ति के रूप में इमर्ज हो रहा है उस क्षेत्र में, इसलिए वो अमेरिका को बिल्कुल पसंद नहीं, मंजूर भी नहीं है कि वो उसको एक्सेप्ट करे। इनके बीच में अब क्या होगा ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन ये है कि पिछला रिकॉर्ड ये है कि इस तरह की एक्टिविटीज से बहुत फायदा अमेरिका को नहीं पहुंचा। हम मगर ये जरूर है कि अगर अगर ये कामयाब होते हैं, ईरान शक्तिशाली है। ईरान ये होगा कि ईरान बाकी जहां जहां से अटैक उस पे होंगे, ईरान ने कहा है वो उनसे उनको भी अटैक करेगा। और अमेरिकन बेसेस, अमेरिकन वो ऑयल की सप्लाई डिस्टर्ब करने की वो बात कर रहा है, जिसका रिपरकशन बहुत ज्यादा होगा, पूरे क्षेत्र में होगा, भारत पे भी पड़ेगा। भारत के बड़ी संख्या में लोग वहां पे काम करते हैं, इसमें हम कभी अलग से बताएंगे। अगर युद्ध होता है तो क्या इम्पैक्ट भारत पे पड़ेगा और ग्लोबल उसका क्या इम्पैक्ट हो रहा है। अगर तेल सप्लाई डिस्टर्ब हो जाती है तो रिसेशन की पूरी उम्मीद है। ये मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ, मैं ही नहीं बल्कि सभी, कोई सीक्रेट नहीं है। युद्ध ना हो तो बेहतर है, उस क्षेत्र के लिए बेहतर है, ग्लोबल इकोनॉमी के लिए बेहतर है। अब देखना ये है कि क्या होगा। लेकिन जो संकेत मिल रहे हैं उससे लगता है ईरान अटैक करेगा और उसका इजराइल उससे ज्यादा बड़ा बदला लेगा और ट्रिगर हो जाएगा। ये सभी जो इंटरनेशनल अफेयर्स के एक्सपर्ट हैं, यूरोप और अमेरिका या भारत और दूसरी जगह, उनका मानना यही। आज के इस पॉडकास्ट में इतना ही। हम जल्दी एक नया सब्जेक्ट पे आपसे रूबरू होंगे। हम आपके आभारी हैं, आपने समय निकाल के इसको देखा। अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे भी प्रमोट कीजिए। बार बार आपसे अपील करते हैं कि अपनी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, उससे हमें बहुत मदद मिलती है और सजेशन भी मिलते हैं। धन्यवाद।